अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां भी हों अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रहें। आज की मेरी वीडियो उन चैलेंजेस और रियलिटीज़ के बारे में है जिसका सामना न्यू इमिग्रेंट्स को करना पड़ता है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं या कि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये मैं आज वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आते हैं और फिर उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो जो लोग भी यहाँ मूव होना चाहते हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक देखें। और जो मैं इसमें पॉइंट्स बताऊंगी वो आपको पता होने चाहिए बिफ़ोर आप जो है यहाँ पे मूव हों या आप प्लान करें, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि यहाँ पे जो आप जब आते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम पाकिस्तान या कि इंडिया, जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ पे ज़ाहिर है फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, बचपन से आप वहीं रहे हैं, पूरी फैमिली आपकी वहीं है, पेरेंट्स, बहन भाई। तो लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि कोई आपका रिलेटिव नहीं होता है। जिन लोगों के ऑलरेडी यहाँ पे रिलेटिव्स हैं वो तो ब्लेस्ड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिलेटिव नहीं है और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको होम सिकनेस होने लगती है। वहाँ तो ये है कि हम जब चाहें किसी के भी घर मिलने चले गए, कोई भी जो है वो हमारे घर आ गया, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सबका जो है वो एक रूटीन है, सभी की लाइफ बहुत बिजी है। लेकिन ये भी याद रखें कि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे भी इमिग्रेंट्स ही हैं और सभी ऐसे ही आते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप यहाँ रहने लगते हैं तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और उसके बाद फिर इस तरह आपकी काफ़ी फैमिली से दोस्ती हो जाती है, फैमिली फ्रेंड्स नए बन जाते हैं और उसके बाद वीकेंड्स वगैरह पे एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी सोशल लाइफ शुरू हो जाती है। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए विज़िटर वीज़ा या सुपर वीज़ा अप्लाई कर दें या उनके लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, तो फिर आप अपनी इस तरह फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। लेकिन शुरू के कुछ अर्सा आपको आदत डालनी पड़ेगी, तो ये बात आप सोच के आइए। सेकंड ये है कि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। जैसे कि आपको पता है कनाडा जो है वो बहुत अप नॉर्थ में है, तो वेदर जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे कि टोरंटो में अप्रैल से जो है वो थोड़ा सा बेटर होना शुरू होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक जो है यहाँ पे ठंड रहती है। तो उसका भी ये है कि जब आप पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज से आते हैं तो फिर वहाँ के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सर्दी और बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा फ़ील होता है जैसे डिप्रेसिंग ये वेदर हो गया है। और क्योंकि जैसे विंटर्स हैं तो यहाँ पे रात भी जल्दी हो जाती है, यहाँ पे जो है वो सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है। और दिसंबर में तो जो है वो सनसेट टोरंटो में अराउंड 4:30 और 4:40 पे यहाँ पे सनसेट हो जाता है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेसिंग फीलिंग आती है। लेकिन ये है कि जब आप रहने लगते हैं तो इंशाल्लाह आदत हो ही जाती है। हम भी जब यहाँ पे नए आए थे तो हमको समझ नहीं आते थे कि यहाँ पे इतने जल्दी रात हो जाती है विंटर्स में। और अगर समर की बात करें तो दिन जो है वो इतना लंबा होता है कि 9:30 ऑलमोस्ट 9 के बाद जो है ना वो सनसेट होता है, इतना लंबा दिन होता है। लेकिन बात कर रहे थे हम विंटर्स की, तो उसमें यह है कि अगर आप प्रॉपर लेयरिंग करेंगे तो वो फिर आप जो है वो आराम से उसको सरवाइव कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी ऐसी जैकेट्स और ऐसे गर्म कपड़े मिलते हैं जो कि इस वेदर के हिसाब से बने होते हैं। ऐसे शूज़ जो हैं वो विंटर बूट्स होते हैं जो कि आपको गर्म रखेंगे। तो वेदर जो है वो डेफ़िनेटली एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपको ज़हन में रखना होगा कि यहाँ के वेदर के हिसाब से अपने आप को आप प्रिपेयर करके आएँ। वैसे यहाँ पे हीटिंग जो है वो घर हीटेड होते हैं। अगर आप ऑफ़िस में हैं, आपका कोई भी आपका वर्क प्लेस है वो हीटेड होगा, गाड़ियाँ हीटेड होती हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करेंगे तो वो भी हीटेड होती हैं। लेकिन हाँ, जो रास्ता आप बाहर तय करते हैं, अगर शुरू में आप आएँगे तो ज़ाहिर है आपके पास गाड़ी नहीं होगी, तो वॉक करना उस वेदर में वो जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब स्नो हो रही होती है या ठंड हो रही होती है, विंड चिल होती है बहुत ज़्यादा, तो वो शुरू में जो है वो ऐसा लगता है कि मतलब हम ये कहाँ आ गए हैं ना, अपने कंट्रीज़ के हिसाब से यहाँ पे ये बात बहुत ही ज़्यादा फ़ील होती है। लेकिन ग्रेजुअली जब है ये आप ये टाइम गुज़ार लेंगे एक सीज़न, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम के किस तरीके से कैसे इसको हैंडल करना है।
थर्ड पॉइंट ये है कि कनाडा इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और जब आप यहाँ पे नए आते हैं तो आप हर चीज़ को डॉलर्स को जो है ना वो अपने रुपीस में कन्वर्ट करके उसकी प्राइस जो है वो चेक करते हैं, और वो जो है वो 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। और आपको लगता है कि जी ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि जब आप यहाँ पे कैनेडियन डॉलर्स में जब आप अर्न कर रहे होंगे तो उस हिसाब से फिर आपको जब आप कंपेयर करेंगे तो वो फिर आपको इतना महंगा नहीं लगेगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि अब हर जगह ही जो है वो काफ़ी महंगाई हो गई है। कनाडा में भी इन्फ्लेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और अभी 3-4 महीनों के अंदर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो चीज़ें यहाँ पे डेली रूटीन की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे। कार्स यहाँ पे सस्ती हैं, लेकिन जैसे कि वाईफ़ाई हो गया, फ़ोन है, घरों की कीमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऊबर करेंगे तो ऊबर काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट अगेन कि जब आप यहाँ पे अर्न करना शुरू करेंगे तो उस हिसाब से फिर जब आप खर्च कर रहे होंगे तो ये गैप आपको कम लगेगा। लेकिन अगर आप शुरू में कंपेयर करेंगे, ज़ाहिर है जो पैसे आप वहाँ से लेके आएंगे उसके हिसाब से जब आप वो खर्च करेंगे यहाँ पे तो वो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि क्या नाम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर एक बंदा मिनिमम वेज पे भी काम करता है जो कि 1550 पर आवर है, तो 1550 पर आवर पे भी अगर काम करता है तो महीने का 2000 से लेके आई थिंक 2200-2300 तक जो है ना वो घर लेके जाता है विदाउट टैक्सेस। तो अगर मिनिमम आप रेंट करते हैं बेसमेंट, शुरू में अगर आप बेसमेंट रेंट करते हैं 2 बेडरूम की बेसमेंट भी जो है वो मिनिमम 1600 to 1800 पर मंथ पे मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदे की अर्निंग से घर नहीं चल सकता है, दोनों को जॉब करनी पड़ेगी। तो हस्बैंड वाइफ जब दोनों को जो है ये डिसाइड करके आना होगा कि दोनों काम करेंगे, क्योंकि एक बंदे अगर कमाएगा और बाकी सब बैठ के खाएंगे, अब तो आई थिंक ये पाकिस्तान और इंडिया में भी जो है ना वो मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ तो दोनों ही काम करते हैं, तो इसी तरह से जो है ना वो आप अपना घर अच्छी तरह से चला सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है डोमेस्टिक हेल्प। पाकिस्तान में, इंडिया में ये बहुत आम सी बात है कि ये जो है आपके घर में हाउस हेल्प मौजूद होती है, और जो मेड्स वगैरह हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। लेकिन कनाडा में आपको कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलेगी। अगर बहुत हुआ तो ये कि आप क्लीनिंग लेडीज़ जो हैं वो वीकली, बाई वीकली या मंथली बेसिस पे बुलवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम पे, और वो जो है वो पर आवर चार्ज करती हैं। आई थिंक $25 to $30, $35 पर आवर, इस तरह से वो चार्ज करती हैं। और वो आपका घर का जो साइज़ है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, इस पे डिपेंड करता है। कुछ फ्लैट रेट भी लेते हैं, तो वो भी जो है वो एक 300 to 400 जो है ना वो एक नॉर्मल सी बात है। और उससे भी ज़्यादा अगर आपका घर बड़ा है तो वो फिर उससे भी ऊपर जाता है। तो ये जो है वो अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप आराम से अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल इनकम वाली लोग हैं तो वो जो है उनको खुद ही सब करना पड़ता है। और यहाँ पे वैसे भी तकरीबन 70% लोग खुद ही अपना सारा काम खुद करते हैं, घर खुद ही मैनेज करते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे मशीन्स वगैरह जैसे डिश वॉशर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशर ड्रायर्स, ये सब अवेलेबल हैं घर में, तो इसकी वजह से जो है वो आसानी हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे कि वहाँ पे पाकिस्तान और कनाडा वाली बात नहीं है, काम जो है वो मैक्सिमम खुद करना पड़ता है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि बैक होम में अगर कोई भी चीज़ घर की ख़राब हो जाती है या रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक कॉल करते हैं और प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन या जो भी उससे रेलेवेंट बंदा आता है और वो काम आपको करके चला जाता है, और उसके हिसाब से जो है मिनिमल चार्जेस उसके लगते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी काम है, लेबर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। अगर आपने एक सपोज़ किचन का टैप ठीक करना है, या अगर आपने बल्ब चेंज करना है, तो अगर आप इसके लिए जो है वो प्लम्बर को या इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे तो वो सिर्फ आने के ही जो है वो $150 to $200 चार्ज करता है। और वो उसके बाद अगर काम जैसे जैसे बढ़ा है उस हिसाब से वो पैसे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि वो इस तरह के जो छोटे काम हैं वो खुद से ही कर लें। यहाँ पे स्टोर्स हैं जहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि होम डिपो है,
रोना है। तो और भी इस तरह के स्टोर्स हैं जहाँ से आप जो है वो सामान ख़ुद से लाके और ख़ुद ही आप रिपेयर कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें। हाँ, अगर ऑब्वियसली कोई बड़ी जॉब है तो उसके लिए तो ज़ाहिर है आपको प्लम्बर या लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन, लाइसेंस्ड प्लम्बर वगैरह को कॉल करनी पड़ेगी, और वो काम जो है वो आप ख़ुद नहीं करते। लेकिन छोटी काम जो हैं वो यहाँ पे कोशिश करते हैं लोग के ख़ुद से हो जाए। इसी तरह अगर आप फ़र्नीचर वगैरह बाय करते हैं तो उसकी असेंबली के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेज़ हैं। फ़र्नीचर जो है वो अलग जो आता है वो तो आता ही है, प्लस उसकी असेंबली, उसकी डिलीवरी, ये सब के चार्जेस जो है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा और मशहूर स्टोर है आइकिया, अच्छा इकोनॉमिकल स्टोर है, वहाँ से काफ़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं, बट वो सारी चीज़ें एक बॉक्स में आती हैं, और वो बॉक्स जो है वो अगर आप डिलीवर करवाएंगे तो वो बॉक्स आपको डिलीवर हो जाएगा, और उसके बाद वो खोल के आपने हर चीज़ उसके खुद से सारे पार्ट्स लगा के और वो चीज़ आपने तैयार करनी होती है। अदरवाइज़ अगर आप उनकी सर्विस लेंगे तो उनके फिर बंदे आएंगे और वो आपके लिए सारा सेटअप करके जाएंगे, और उसके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं। तो इस तरह की छोटी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे लोग खुद ही कर लेते हैं। फिर आ जाता है जी हमारा 6 पॉइंट, और वो है करियर चेंज। आप पाकिस्तान या इंडिया में बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, डायरेक्टर लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हो सकता है कि आपको अपने सेम लेवल की जॉब ना मिले, सेम एक्सपर्टीज़ की ना मिले, सेम या फील्ड की जॉब ना मिले। तो यू शुड बी रेडी फॉर करियर चेंज, या फिर ये कि आपको लोअर लेवल से स्टार्ट करना पड़े। क्योंकि अगर आप ये सोच कर आएंगे कि जो आप वहाँ पे जिस लेवल की जॉब कर रहे थे यहाँ भी आके आपको उस लेवल की जॉब मिल जाएगी, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि जो भी आपको जॉब मिले आप वो जॉब स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी अर्निंग शुरू हो, और उसके साथ साथ आप अपने फ़ील्ड की जॉब देखते रहें, या अगर कुछ कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं तो वो कोर्सेज़ वगैरह करके और फिर आप अपने फ़ील्ड की जॉब ढूँढें। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके अपने साथ जो सेविंग्स लाए हैं उस उनकी बेसिस पे, और आप जो है वो अपने ही लेवल की जॉब ढूंढते रहेंगे तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ज़ाहिर है सेविंग्स जो है वो एक हद तक ही चलती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप आके जो आपको जॉब मिलती है एंट्री लेवल की आप वो स्टार्ट कर दें, और अपने साथ साथ जो है ना अपने लेवल की जॉब ढूंढें, और वो फिर या अपनी फ़ील्ड की जॉब ढूंढें। तो वंस यू एंटर, और उसके बाद फिर आपको ऊपर आगे जाने के चांसेस आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आ रहे हैं कनाडा में, क्योंकि कनाडा जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, और इसमें जो है वो बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं कि जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अगर आप ओंटारियो आ रहे हैं, अगर आप टोरंटो में या कि GTA जो है वहाँ पे आ रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस हिसाब से यहाँ पे सहूलतें ज़्यादा हैं, यहाँ पे कन्वेंस वगैरह की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रांसिट सिस्टम अच्छा है यहाँ का। तो उसमें ये होगा कि अगर आपको शुरू में आपके पास अगर कार नहीं है तब भी आप जो है वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोविंस में जाते हैं जो लेस पॉपुलेटेड है, सपोज़ अगर आप सस्कैचुअन या कोई इस तरह के प्रोविंस में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो जॉब्स भी कम होंगी। ज़ाहिर है वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ जॉब्स कम है, वहाँ सहूलतें कम हैं, कन्वेंस वगैरह का इशू होगा, तो कार के बगैर सर्वाइवल वहाँ पे मुश्किल होगा, और ख़ास तौर पे जब हार्श वेदर होगा तो उसमें कार आपको के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं जिनको आप सोच के आएँ, आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स क्लियर हों, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो आप अपने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पॉजिटिवली कर सकें। आप आके यहाँ पे जो है वो कोई शौक ना लगे, या कि आपके लिए यहाँ पे सरप्राइजेज़ रेडी ना हो। तो मेरी वीडियो का मकसद यही था कि आपको जो है ये सारी बातों से मैं आगाह करूँ, कि जितने पॉइंट्स मेरे ज़हन में थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फ़ील फ्री टू आस्क मी, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जो है वो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।